नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और रोज की तरह ही हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति में उभर रहे कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के लोगों को एक चिट्ठी लिखी, एक खुली चिट्ठी, जिसमें उन्होंने आभार जताया उनके द्वारा मिलने वाले प्यार और स्नेह के लिए, और यह उम्मीद जताई कि उन्हें यानी उनकी पार्टी को फिर से मौका दिया जाएगा। तो और इस पूरी चिट्ठी में कहीं भी शिवराज सिंह चौहान का नाम उन्होंने नहीं लिया, जो कि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। तो क्या एक तरीके से हम मान लें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घोषित कर रही है कि अब शिवराज सिंह चौहान का जमाना चला गया, मध्य प्रदेश में अगर भाजपा आई तो कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही लगभग घोषित कर दिया है और नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से घोषित कर दिया है। अब आप उनके इस पत्र के ऊपर विचार कीजिए। गनीमत है इस पत्र में उन्होंने ये दावा नहीं किया कि पिछले 18 साल से मैं ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। देखिए, ये पत्र क्या कहता है? ये पत्र ये कहता है कि पिछले 10 साल से मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री हैं तब से हर जगह के मुख्यमंत्री वही हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कोई अस्तित्व नहीं है। शायद अमित शाह का कुछ अस्तित्व है, इसके अलावा भाजपा के किसी भी नेता का कोई अस्तित्व नहीं है। सबकी जो एजेंसी है, सबकी पहलकदमी जो है, सबकी कल्पनाशीलता जो है, वो नरेंद्र मोदी ने छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने, हर कार्यकर्ता ने, और खासतौर से अगर वो किसी भी स्तर पर, निम्न स्तर, छोटे स्तर पर, बीच के स्तर पर या ऊंचे स्तर पर अपने आप को कार्यकर्ता कहता है, नेता कहता है, तो उसने, आप समझ लीजिए, अपनी पूरी राजनीतिक अस्मिता नरेंद्र मोदी के मातहत कर दी है। या आप कहेंगे एक कोई ऐसा खाना है जहां कहीं जाके उस अस्मिता को लोग रखाते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं नई परख के इस मंच पर कि कोई व्यक्ति राजनीति में क्यों आता है? विचारधारा कोई भी हो, किसी की कम्युनिस्ट विचारधारा है, किसी की हिंदुत्ववादी विचारधारा है, कि कोई कांग्रेस की अपनी जो मध्यमार्गी विचारधारा होती वो होती है, कोई सामाजिक न्याय का विचार लेके आता है, कोई क्षेत्रीय अस्मिताओं के आधार पर अपनी राजनीति खड़ा करना चाहता है। लोग राजनीति में इसलिए आते हैं ताकि राजनीति में कुछ पहलकदमी ले पाए। अगर आप राजनीति में आए और आपके पास किसी भी किस्म की कोई सामाजिक, राजनीतिक, सांगठनिक पहलकदमी नहीं रही, तो फिर आप किस बात के तो आप राजनीति में आने का लाभ क्या हुआ आपको? तो उसके बाद, अगर इसके बाद ऐसा होता क्या है कि जब कोई बड़ा नेता, कोई करिश्माई नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहलकदमी छीन लेता है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या उस पत्र में ये लिखा है कि पिछले चुनाव में भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप मेरी पार्टी को मौका दें, तब भी मध्य प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानी थी। भाई, पिछली बार तो भाजपा चुनाव में हार गई थी। कितनी हारी थी, क्या हारी थी, बात की बात है, लेकिन सरकार तो वो नहीं बना पाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर उन्होंने तोड़ के कांग्रेस में विभाजन न किया होता तो इस वक्त शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होते। तो समस्या यह है कि यह पत्र बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक और विचारधारात्मक केंद्रीकरण किस सीमा तक चला गया है। आज इंदिरा गांधी अगर कहीं होंगी और वो देख रही होंगी तो कह रही होंगी, इस बंदे ने तो मुझे भी माफ कर दिया। इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस का सेंट्रलाइजेशन करना शुरू किया था और पीएमओ नाम की एक संस्था को बहुत मजबूत किया था उन्होंने, तो उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कभी ऐसा पीएमओ भी होगा। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पीएमओ क्या स्थिति है, अगर आप सरलीकृत करके देखें तो उसमें विभिन्न राज्यों, जैसे कि आप विदेश मंत्रालय में दुनिया के सब देशों की एक एक डेस्क होती है। एक अफ्रीका डेस्क होती है, कोई लैटिन अमेरिकी डेस्क है, हर तरह की डेस्क होती है। उस डेस्क पे उस देश की राजनीति की समझ रखने वाले विदेश मंत्रालय के अफसर, जो आईएफएस होते हैं, तजुर्बेकार अफसर, उस डेस्क को हैंडल करते हैं और वहां से उस देश की राजनीति पे भारत की विदेश नीति की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या नीति बनाएंगे, क्या जवाब देंगे, वगैरह वगैरह, सब उस डेस्क से तय होता है। लगभग ऐसा ही स्थिति प्रधानमंत्री दफ्तर की, पीएमओ की है। राज्यों की वहां पे ऐसा लगता है वहां डेस्क हैं और हर राज्य का काम जो है उस डेस्क से चलाया जा रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस डेस्क वाले चलन को थोड़ा सा तोड़ा है। पिछली बार इसी डेस्क से एक अफसर वहां भेजा गया था
जो प्रधानमंत्री का चहेता अफसर था, और उसके साथ में ये आदेश भी गया था कि इनको आप मंत्री बना दीजिए और गृह विभाग भी दे दीजिए। तो आदित्यनाथ जी ने उनकी बात नहीं मानी और बहुत दिनों तक आला कमान और उनके बीच में इस मामले को लेकर रस्साकशी होती रही। क्योंकि जब आला कमान ने ये आकलन किया कि योगी आदित्यनाथ को हटाने से ज्यादा नुकसान होगा या ये बने रहे मुख्यमंत्री तब ज्यादा नुकसान होगा, तब कहीं जाके वो रस्साकशी खत्म हुई। बड़ी कयासबाजी हुई थी रस्साकशी के ऊपर। तो अब उनके अलावा देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो कि आला कमान के आदेश को बिल्कुल फतवे की तरह आता है, मतलब आदेश नहीं, फतवे की तरह आता है, ईश्वरीय आदेश की तरह आता है, और कोई चुनौती दे सके। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति पिछले 20 साल में 18 साल तक भाजपा का मुख्यमंत्री रहा है, उसकी अपील तो नहीं जा रही है जनता के पास, पार्टी की तरफ से नहीं भेजी जा रही है, खुद विज्ञापनों में भेजता है अपील, लेकिन पार्टी की तरफ से आधिकारिक अपील नरेंद्र मोदी की तरफ से जा रही है। अगर आपको उनको ऐसा ही करना था तो आपको उन्हें चुनाव से पहले हटा देना चाहिए था। तो ये सब जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, हो सकता है कि उसके जो अल्पकालीन नतीजे कुछ बेहतर निकलें, हालांकि मुझे तो इसमें भी शक है कि वो बेहतर निकलेंगे, लेकिन दूरगामी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को एक संगठन के तौर पर इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा प्रभुत्व है राजनीति के ऊपर, किसी नए घटनाक्रम के कारण या किसी भी वजह के कारण वो प्रभुत्व अगर जरा सा भी गड़बड़ाएगा, तो उस वक्त भाजपा ऐसी पार्टियों के अंदर एक अंतः विस्फोट होता है, और वो पहले से नहीं समझ पाते। अभी जैसे मैंने भास्कर में एक लेख लिखा है इसी विषय के ऊपर कि भाजपा में एक ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो भाजपा समर्थक जो हमारे पाठक हैं वो मुझे लंबी लंबी ईमेल लिख के भेजते हैं, इसमें मेरे लेख की आलोचना और निंदा होती है, और वो कांग्रेस के उसकी याद दिलाते हैं। तो वो ये जो मसला है ना, ये मसला बहुत ही विकट है, और इस मसले को जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि कम से कम मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं कई सारे, उसमें बहुत ज्यादा प्रभावी हैं। कमलनाथ काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं और कांग्रेस ने उन्हें एक तरीके से फ्री हैंड भी दिया है, तो इस लिहाज से कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत लगती है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की तो नीति ये है कि स्थानीय स्तर के जो नेता हैं और खासतौर से जो प्रादेशिक छत्रप हैं, उनको पूरा महत्व दिया जाए और उनके हाथ में चुनाव की बागडोर सौंपी जाए। नई वर्ग के मंच पे मैं बता चुका हूं, और इस बात की ऐसी कोई रहस्य की बात नहीं, सब लोग जानते ही हैं कि गुजरात चुनाव के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद से कांग्रेस की ये नीति बन गई है। एक चीज ये भी है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को सामने रख रहे हैं, और आपने कहा कि वो जो मुख्यमंत्री लोग हैं उनको चुनौती देने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है, थोड़े अपवाद हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्या आरएसएस की भी यही स्थिति है? क्या आरएसएस सच में एक तरीके से घुटने टेक चुका है कि कुछ सत्ता की मलाई मिल जाए, बाकी तो मोदी जो कहें वही सही? आरएसएस सत्ता की मलाई के चक्कर में नहीं है। आरएसएस जो है वो सत्ता की मलाई के चक्कर में नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार की संस्था नहीं है कि वो चुनाव का उस दृष्टि से सत्ता का उस दृष्टि से फायदा उठाए जिस दृष्टि से आमतौर पर दूसरे संगठन उठाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता यह है कि नरेंद्र मोदी का सिक्का जम गया है, जनता का बड़ा हिस्सा उनको एक लोकप्रिय नेता के तौर पर देखता है, उनके नाम पे वोट भी मिलते हैं। अगर ऐसे आरएसएस मोदी को पसंद नहीं करता, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब भी पसंद नहीं करता था, और उसने पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न बन पाए, ये बात एक ऐतिहासिक तथ्य है। और उनके पहले राजनाथ सिंह, पहले नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह दोनों अध्यक्ष रहे, और दोनों को इसी मकसद से अध्यक्ष बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी को रोका जाए, लेकिन वो नहीं रोक पाए। तो अब नरेंद्र मोदी आरएसएस की मर्जी के बिना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, फिर वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री भी बन गए। अब प्रश्न ये है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई, उनके कदम राजनीति में जम गए हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता यह है कि ये अगर हटे या इनकी राजनीति के ग्राफ में गिरावट आई, तो फिर दूसरा मोदी कहां से लाएंगे तुरंत? ऐसा नहीं है, इतिहास जो है नेताओं का निर्माण करता है, दूसरा मोदी अचानक नहीं हवा से प्रकट हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। बीच बीच में मोदी और आरएसएस की टक्कर होती रहती है। आपको ध्यान कीजिए, राम मंदिर वाले मसले पर मोदी और आरएसएस की टक्कर हुई थी, आरएसएस ने इनके ऊपर दबाव बनाया था। ये 2004 चुनाव के ठीक पहले की बात थी, लोकसभा चुनाव के पहले,
और वो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाया था, इनके ऊपर भी दबाव बनाया था। लेकिन मोदी ने चुनाव के ठीक पहले, चुनाव की पूर्व संध्या पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देकर उन्होंने ये कह दिया कि भाई अदालत के जरिए ही सारा मसला तय होगा, हम संसद कानून नहीं बनाएगी। वो सीधा सीधा इन दोनों के बीच में टकराव था। सुनने में ये भी आया है कि जब भी आरएसएस मोदी से ये कहता है कि सरकार और संघ के बीच में एक अच्छा समन्वय होना चाहिए, तो मोदी कहते हैं सरकार और संघ के बीच में समन्वय नहीं होगा, पार्टी के साथ समन्वय कर लीजिए। अभी देखिए ऑर्गेनाइजर में जब ये प्रकाशित हुआ कि मोदी के करिश्मे के बिना, मोदी करिश्मे के आधार पर नहीं आप जीतते रह सकते, आपको क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करना होगा, तो मोदी जी बिल्कुल ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे ही करिश्मे के आधार पर जीत हार होगी, क्षेत्रीय नेतृत्व कहीं चूल्हे भाड़ में जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। एक और चीज मैं जो पिछले 4-5-6 सालों से मैं देखता हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीतती है तो उसका श्रेय तो आरएसएस लेता है, लेकिन भाजपा जब चुनाव हारती है तो एक नैरेटिव चलता है कि आरएसएस किसी कारण से नाराज था, आरएसएस किसी कारण से नाराज था। तो क्या भारत के जीवन में आरएसएस को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर देखा जाता है? देखिए ये बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता पंक्ति है, वो उसके आदेश और उसकी योजना के मुताबिक काम करती है और वो किसी राजनीतिक पार्टी के आदेश से वो लोग प्रभावित नहीं होते। वो इस तरह से रोजमर्रा की राजनीति से कुछ अलग खड़े रहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन इतिहास में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन एक बार वापस भी ले लिया था 1984 में। उसका भाजपा को बहुत नुकसान हुआ था, ये भी बात सही है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो पूरा तर्क है कि आरएसएस भाजपा को चुनाव जिताता है, अगर आरएसएस भाजपा को चुनाव जिताने में सक्षम होता तो वो मोदी के उभरने से पहले ही भाजपा को बहुमत दिला सकता था। भाई दिल्ली में तो आरएसएस का काम बहुत पुराना है, दिल्ली में तो आरएसएस भाजपा का एक वोट भी नहीं बढ़ा पाता, जो पारंपरिक वोट है उतने ही मिलते हैं दिल्ली में। अभी से नहीं, पिछले 6 चुनावों से वो आरएसएस शीला दीक्षित को चुनाव नहीं हरा पाया, अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव नहीं हरा पाया। 3 चुनाव शीला दीक्षित ने हराए, 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल। आरएसएस के लोग कहां हैं? तो ये तो आरएसएस की एक तरह की एक छवि बनाई जाती है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी बड़े नेता से अगर आप बात करें तो एक बड़ी दिलचस्प बात सुनने में आई, तो वो लोग कहते ही हैं कि देखिए हम आपको चुनाव जिता पाए ना जिता पाए इससे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम हराने पे आ गए तो हम हरा देंगे, जो करके दिखा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि कई बार जैसे अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो फिर एक ये नैरेटिव चला जाता है कि आरएसएस के कुछ लोग भी उनके साथ थे, तभी वो नहीं, ये देखिए ये सारी नैरेटिव ये बेकार की बातें हैं। ये आजकल मीडिया का जो आकार बहुत बढ़ गया है उसमें इस प्रकार की चीजों को पानी मिलता है, ये बेकार की हवाबाजियां हैं। इन चीजों का तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बनाएंगे या आरएसएस का खुफिया एजेंट बताएंगे। हम जानते हैं कि सब बेकार की बातें हैं, मैं तो इन बातों के ऊपर विचार भी नहीं करता। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो 2013 में ही बीजेपी चुनाव जीत जाती दिल्ली का, और अभी तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती। आम आदमी पार्टी ने न केवल कांग्रेस को हराया है जगह जगह, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता में आने से रोका। ये एक तथ्य है, इस तथ्य को हम कैसे झुठला दें? राजस्थान में अभी तक कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी नहीं कर पाई है, तो क्या ये दिखाता है कि वो कुछ गंभीर चिंतन कर रहे हैं या उनके भीतर कुछ सिर्फ फुटबॉल ज्यादा है? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो अभी भी वहां पर पायलट और गहलोत के बीच में टकराव जारी है। वो टकराव बयानों के रूप में सामने नहीं आया है, उसने कोई गंदा रूप नहीं धारण किया है, ऐसा पहले धारण किए हुए था, लेकिन अभी भी उनके बीच में पूरी तरह से सलाह नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं कुछ जिच फंसी हुई है, जिसकी वजह से वो सूची घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज राजस्थान में कांग्रेस के मौके कम कर रही है। देखिए कांग्रेस जीतेगी कि नहीं जीतेगी सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि वो कितने टिकटों को काटते हैं, कितने नए उम्मीदवार मैदान में लाते हैं। अगर वो 45 से 50 या उससे ज्यादा टिकटों को नहीं, न्यूनतम इतने टिकट तो काटने ही है, इतने टिकट वो नहीं काट पाए तो हो सकता है कि राजस्थान का मोर्चा कांग्रेस सर न कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस समय भी मजबूत रहेगी जब वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज रहे, या उससे कुछ अंतर पड़ सकता है? राजस्थान में दोनों ही पार्टियां आंतरिक सिर्फ फुटबॉल की शिकार है, इसमें कोई शक नहीं, और दोनों के ही आला कमान इसको दूर नहीं कर पाए हैं, इनका कोई निराकरण नहीं कर पाए। इसमें भाजपा का आला कमान भी नाकाम है और कांग्रेस का आला कमान भी नाकाम है। कांग्रेस के आला कमान ने तरीका ये निकाला है
कि उन्होंने सारे अधिकार और पूरी चुनाव की बागडोर अशोक गहलोत को दे दी है कि भाई अब आप निपटिए, हार जीत होगी आपके जिम्मे। और भाजपा ने तरीका ये निकाला है कि नरेंद्र मोदी का उन्होंने सामने कर दिया है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी शुरू होगा, नरेंद्र मोदी भी खत्म हो जाएगा। ये दोनों ही पार्टियों का आला कमान की कमजोरी है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन ये आखिरी सवाल आज की बातचीत के लिए, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि राहुल गांधी मिजोरम गए, उसके बाद वो तेलंगाना में गए, प्रियंका गांधी हैं, खड़गे हैं, तो क्या कांग्रेस के पास, और फिर राज्य स्तरीय नेता कमलनाथ जैसे हैं ही, तो क्या कांग्रेस के पास ज्यादा चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा निर्भर हो गई है मोदी पर इन चुनावों के संदर्भ में? काफी ज्यादा नहीं, भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा क्यों कह रहे हैं, वो पूर्ण रूप से मोदी जी के ऊपर ही निर्भर है। मैं तो बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मोदी से हर चीज शुरू होती है, मोदी पे ही खत्म होती है। ना किसी क्षेत्रीय नेता का कोई अस्तित्व है, ना कोई स्थानीय नेता का अस्तित्व, कहीं किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। सब कुछ पूरी भाजपा, भाजपा का सारा संगठन, भाजपा के सारे कार्यकर्ता, भाजपा के सभी नेता मोदी शरणम गच्छामि, सीधी सीधी बात यह है। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, इसी नोट के साथ कि भारतीय जनता पार्टी मोदी शरणम गच्छामि पार्टी बन चुकी है। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।